आगे हम गेट लगा दो उधर का पीछे का। चलो, सब फिजिक्स से समझ तो आ रहा है ना सबको, कि कठिन उठिन तो नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है, ईमानदारी से बताओ। कॉपी वगैरह दिखाओ, बना रहे हो सब लोग? नोट्स लिख लोगे ना वैसे ही, जैसे था स्क्रीन में जैसे वैसे लिखना रहेगा बस नोट्स के ग्रुप में। चलो, तो पहला टॉपिक हमारा पूरा क्लियर हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश टॉपिक से। जो मेन मेन है उसको पहले पढ़ा रहा हूँ, जो ज्यादा जहां से क्वेश्चन आता है। जहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता उसको एकदम लास्ट में करेंगे। समझना सब चीज को है, लेकिन आने लायक को पहले अपन देख रहे हैं। जैसे कि फिजिक्स में ज्यादातर आपका गति टॉपिक हो गया, वहां से मिलेगा। दूसरा आपका मिलता है प्रकाश से। तीसरा मिलेगा ध्वनि टॉपिक से। कहाँ से मिलता है? ध्वनि। ध्वनि जो होगा, हम तरंग और ध्वनि लगभग सेम। तरंग पढ़ेंगे, तरंग के अंदर ध्वनि आ जाता है, समझ आ पा रहा है? ध्वनि तरंगे ये सब चीज आपको सिम पढ़ना है। तो मेन बड़े बड़े जो टॉपिक है उसको एकदम शुरू में कवर करते हैं, ताकि वो चीज एकदम आपको सरल लगे, ठीक है ना? आ रहा बात समझ में? चलो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश टॉपिक से। चलो, प्रकाश जो है, लाइट जिसके बारे में हम देख रहे हैं, उसको लेकर देख लो हमको क्या याद रखना है। तो प्रकाश जो होता है, इसमें प्रकाश में, प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा, एनर्जी। मतलब वो कुछ ना कुछ क्रिया करके हमको देगा। जैसे आप सूर्य के प्रकाश में रहोगे तो उसमें अनेकों प्रकार की उसमें क्रियाएं आपको देखने मिलेंगे, समझ आ रहा है? उसी से विटामिन की भी प्राप्ति होता है, या वाष्पीकरण का भी प्रोसेस होता है। तो जो प्रकाश जो होती है उसमें एनर्जी होता है, वो कुछ कार्य करके हमको दे सकता है, समझ आ पा रहा है ना? जैसे देखिए, कुछ कुछ लाइट जो प्रकाश होते हैं, जैसे कि किस चीज को गर्म रखने के लिए उसको हम यूज कर सकते हैं। बॉयलर वायलर जो बोल रहे हो, ठीक नहीं? ठीक है ना, वो जो मुर्गी फार्म होता है वहां लगाते हैं लाइट, गर्मी के लिए। क्योंकि प्रकाश में क्या पाया जाता है? एनर्जी। क्योंकि उसमें हो सकता है तापमान भी हो, और अनेकों प्रकार का चीज प्रकाश में होती है। तो हम ये बता सकते हैं प्रकाश में, प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है। और ये हमको जो मिलती है एनर्जी, वो मिलता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। किस रूप में मिलती है? विद्युत चुंबकीय तरंग। तरंग टॉपिक जब आएगा तो उसमें इसको हम और डिटेल से समझेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग होता क्या है, ठीक है? अभी क्या याद रखना है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। किस रूप में आगे बढ़ता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है, और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि सूर्य जो है, सूर्य जो होता है किस प्रकार के कणों से बनी होती है? तो उस कण का नाम क्या रखा गया है? फोटोन कणों से बनी है। किससे बनी है? फोटोन कणों से आपका बना हुआ है। ये लाइन सबका क्लियर है? तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है बता दो? ऊर्जा, जो किस रूप में बहती है, संचरित होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और उसी कण को हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। यहां तक समझ आ पा रहा है? और प्रकाश का हमें जो ज्ञान केवल किससे प्राप्त हो सकता है? आंखों से। जिनके पास आंख नहीं है उनको प्रकाश का पता ही नहीं है, ये प्रकाश भी कुछ है। समझ आ पा रहे हैं? तो प्रकाश का ज्ञान हमें केवल किससे प्राप्त होता है? आंखों द्वारा ही प्राप्त होगा कि ये प्रकाश है या नहीं है। समझ आ पा रहा है? प्रकाश का जो स्पीड है, प्रकाश की जो चाल है, सबसे ज्यादा रहता है निर्वात में। कहाँ रहता है? निर्वात में। इसलिए इसका ज्यादा होता है क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं है। प्रकाश आगे बह रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो जहां कुछ उसको रोकने वाला नहीं है, उस जगह को हम बोलते हैं निर्वात। क्या बोलते हैं? मतलब वहां किसी भी प्रकार का माध्यम नहीं है, ना तो ठोस नहीं है, ना द्रव नहीं है, ना गैस नहीं है। जब कुछ भी माध्यम उपलब्ध ना हो, तो उस
पोजीशन को बोलते हैं निर्वात। क्या बोलते हैं? तो प्रकाश जब निर्वात से जाएगा तो सबसे ज्यादा स्पीड वही मिलेगा, क्योंकि उसको रोकने वाला है क्या? नहीं। और रोकने वालों में 3 रोकने वाले हो सकते हैं, गैस रोक सकता है, द्रव रोक सकता है और ठोस रोक सकते हैं, लेकिन गैस ज्यादा मात्रा में नहीं रोक सकता। तो प्रकाश की चाल सेकंड नंबर में अगर हम देखें, सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होता है? निर्वात। उससे थोड़ा कम स्पीड गैस, उससे भी कम स्पीड द्रव, और सबसे कम स्पीड ठोस में। तो ये एक आपका क्रम जमाने बोलता है। समझ आ रहा है कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होता है? निर्वात में, उससे थोड़ा कम गैस, उससे भी कम, और सबसे कम प्रकाश की चाल ठोस माध्यम में होता है। ठोस को कोई कोई चीज को पार भी नहीं कर पाता। जैसे दीवार में आप प्रकाश डालोगे तो पार कर पाएगा क्या? नहीं। वही मान लो कि गैस है या जल है तो हो सकता है पार कर ले, है ना। तो कुछ कुछ ठोस में तो उस पार भी नहीं कर सकता। तो जब भी आपको क्रम पूछे तो ये बताना है, याद रखें सभी को। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है बता दो? ऊर्जा, जो किस रूप में संचरित होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। किस कणों से बनी है? फोटोन। इसका ज्ञान हमें किससे होता है? आंखों से होती है। और प्रकाश की चाल अगर बढ़ते से घटते क्रम बोलेगा तो ये होगा, और घटते से बढ़ते बोलेगा तो उल्टा जमाएंगे। समझ आ पा रहे हैं? तो बढ़ते से घटते क्रम बताओ क्या क्या? निर्वात, गैस, द्रव, ठोस। निर्वात क्या है समझ गए? जहां कौन कौन सा माध्यम उपलब्ध ना हो, ठोस द्रव गैस जहां नहीं है, उस पोजीशन को क्या बोलते हैं? निर्वात। और इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम। क्या बोलते हैं? वैक्यूम। उसी को हम निर्वात बोलते हैं, जहां कुछ माध्यम नहीं होता। आया बात समझ में? है ना। चलो, प्रकाश को लेके अब देखते हैं इनके कुछ घटनाओं के बारे में, कि प्रकाश में कौन कौन सी घटना हम करवा सकते हैं किसी भी पदार्थ के द्वारा। तो पहला घटना है हमारा परावर्तन। कौन सी घटना है? तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? एकदम सिंपल है कि प्रकाश जिस माध्यम से आया होता है इस प्रकार से, और दर्पण से टकरा कर अगर उसी माध्यम में चले गया, दर्पण से या किसी से भी हम टकरा सकते हैं, ठीक है ना। अगर सबसे ज्यादा परावर्तन दर्पण में होगा, समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं। तो इस प्रकार से अगर वापिस चले गया तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन की घटना बोलेंगे। क्या बोलेंगे बता दो? परावर्तन की घटना हम बोल सकते हैं। आया बात समझ में? हाँ है ना। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है समझ पा रहे हो? है ना। प्रकाश जिस माध्यम से आई होती है उसी माध्यम में यदि लौट जाता है तो ऐसी घटना क्या कहलाता है? परावर्तन। तो यही ये देखो लाइन लिखा है, प्रकाश का चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना क्या होता है? परावर्तन। ठीक है। और परावर्तन के कारण ही हमें कोई वस्तु दिखाई भी दे पाता है। जैसे जो भी वस्तु आपको दिख रहा है तो वो वहां प्रकाश टकरा रहा है और आपकी आंखों तक आ रहा है, तब वो आप उसको देख पाते हो। समझ आ पा रहे हैं? अगर वापिस वो नहीं जा पाता है तो वो वह वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी। समझ आ पा रहा है? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमको क्या होता है? वस्तुएं क्या होती है? दिखाई देने लगती है। क्लियर सबका? और प्रकाश की घटना हम बहुत सारे पदार्थ में होगा, मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो दर्पण में अच्छा पता चलता है। किसमें? आपका दर्पणों में प्रकाश का परावर्तन अच्छे रूप में होता है। समझ आ पा रहा है? जैसे सूर्य प्रकाश आ रहा है, दर्पण को सामने रखे, उसी का परावर्तन करके उसको मैं कहीं और किसी की आंख वाँख में भेज देता ही नहीं, ठीक। ऐसा किया बचपन में? टूटा उटा कांच मिल गया तो उसी को मस्त लग रहा है ऐसा करके, ठीक नहीं। आता है उसको ऐसा लगता है कि मैं जादू कर रहा हूँ, प्रकाश को कहीं भी भेज पा रहा हूँ। समझ आ पा रहा है? किसी को परेशान करना है तो उसके आंख में बार बार डालो, ठीक है नहीं। कोई गाड़ी चला रहा है उसके आंख में कर दो, ठीक है नहीं। तो ये बचपना में होता था, अभी नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसा बहुत किए हैं। तो उस समय पता नहीं था, लेकिन अभी पता चल गया कि वो क्या है? परावर्तन। क्योंकि वह किस में होती है? आपका दर्पण में ही हो पाता है। आया बात समझ में? आया ना। चलो, चलो दोनों पेज क्लियर है सबका? आगे बढ़े। चलो, परावर्तन को लेके ही पहले हम समझेंगे, लेकिन परावर्तन तो समझने से पहले हम क्या समझना है? दर्पणों का थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं कि दर्पण कैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के अंदर ही हम दर्पणों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? दर्पणों के बारे में। तो दर्पण सबको याद है क्या है? दर्पण अलमारी में रहता है, ठीक। और घर में नहीं रहता। हाँ। तो दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार का है। भले 3 दर्पण दिख रहा है, 3 बोल दिए। दर्पण कितने प्रकार का? 2 प्रकार।
पहला होता है समतल दर्पण, कौन सा दर्पण, और दूसरा होता है गोली दर्पण। क्या होता है, गोली दर्पण। और गोली दर्पण दो टाइप का, एक आपका रहेगा अवतल और एक रहेगा उत्तल। दो प्रकार के दर्पण आते हैं, समझ आ पा रहा है। अगर ऐसा इधर ये फ्रंट साइड है, अगर ये अंदर धसा हुआ है तो यह है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, मतलब उसका जो परावर्तक तल अगर धसा है तो क्या है बता दो, अवतल। और ऐसे उभरा हुआ है तो उत्तल। ये फ्रंट साइड है तो फ्रंट मतलब इधर आपका दर्पण दिखेगा, पीछे पूरा, पीछे आपको नहीं दिखता। बात समझ पा रहे हो, हाँ कि नहीं। तो सीधा है तो कौन सा दर्पण, समतल। अंदर धस गया तो अवतल, और उभर गया तो उत्तल। तो ये आपको पहचान याद रखना है, बाकी इसका डिटेल तो पूरा आएगा। अभी हम पहले किसका अध्ययन करेंगे, पूरा समतल दर्पण। पहले दर्पण क्या है उसको देख लो। दर्पण का निर्माण होता है ग्लूकोज से। किससे बनता है, ग्लूकोज नामक पदार्थ से दर्पण बनाई जाती है। दर्पण देखना बात जाके, ठीक है। किससे बना होता है, ग्लूकोज। और इसके पीछे जो कलर करते हैं ताकि प्रकाश उसको पार करके मत चले जाए करके, तो उसको प्रकाश को पूरा रोकना है, तो उसके लिए उसका लेपन करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का क्या करते हैं, पूरा परत चढ़ाते हैं। उसी को बोलते हैं कलई चढ़ाना। क्या चढ़ाना, कलई चढ़ाना। ये जो पूरा इस प्रकार से जो कलई चढ़ा है यहाँ पास, ये किसका रहता है जल्दी बताओ, सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका रहता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। ऐसे कलई चढ़ाते हैं जिससे क्या होगा, प्रकाश जो होगा दर्पण को पार नहीं करेगा और वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा। आए कि नहीं समझ में। तो ये इसमें से मेन क्वेश्चन ये पूछता है कि दर्पण के पीछे जो कलई चढ़ाई जाती है वह किसका होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार, पहला समतल और दूसरा गोली। पहला कौन सा होगा, समतल दर्पण, और दूसरा गोली दर्पण होगा। आए बात समझ में। तो पहले हम किसका अध्ययन करेंगे, है ना। तो दर्पण कितने प्रकार का, दो प्रकार, पहला और दूसरा गोली। लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ा दर्पण दो प्रकार का होता है, एक पर्स वाला, ठीक है, और एक घर वाला, ठीक है। रहता पर्स में, नहीं, पर्स पर्स में ही दर्पण रहता, कोई कोई में ऐसे खोलो दिखता है उसी में, ठीक नहीं। हाँ, अच्छा मोबाइल में आप देख लेते हो, ठीक है। अब लड़के लोगों को दर्पण से मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि पता है उन लोगों को अच्छा दिखते ही नहीं है, ठीक नहीं। जैसे हैं सुबह है वही, ठीक नहीं। कैसे सुयश, बॉबी उसका बाल वैसे ही रहता है, ठीक नहीं। वो कभी बाल ठीक ही नहीं करता, वो मतलब नियम है, सीधा सो उठ के आते होगे ना, कि वैसे ही अच्छा लगता है ऐसे। हाँ ठीक है, मत, क्योंकि दर्पण देख के नहीं आते आप, ठीक। यहाँ देख ले करो, इसमें दिखता है सकल, ठीक है। स्क्रीन में दिख जाता है, शुरू सुबह आया करो दिख जाता है, ठीक है। एक दर्पण उधर भी रखा है, लड़की लोग देखते होंगे उधर, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ रहा है। तब समतल दर्पण का देखो खास बात क्या है, जिस दर्पण का परावर्तक तल क्या रहता है, सपाट, या क्या होता है, समतल, ये जैसे दिख रहा है इस प्रकार से, तो उसको हम बोलते हैं समतल दर्पण। क्या बोलते हैं, तो समतल दर्पण की पहचान बताओ क्या है, उसका जो परावर्तक तल है, जहां से प्रकाश का परावर्तन होना है, उसका तल कैसे होता है, सपाट या समतल हो गया। तो इसको हम क्या बताएंगे कि कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण के अंदर आएगा। आया बात समझ में। चलो, समतल दर्पण की और बहुत सारा चीज आपको समझना है, जैसे कि कुछ कुछ क्वेश्चन यहां से मिलेगा। समतल दर्पण में जो हम समझ गए परावर्तन के बारे में, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है, तो इस चित्र को समझो। इस चित्र में आपको क्या बताया गया, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पास। तो यहाँ पर देखो, ये जो किरण दिख रहा है इसको बोलते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण, और ये है हमारा दर्पण जो समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण, तो अभी हम अध्ययन कर रहे हैं समतल दर्पण में कैसे परावर्तन होता है, कितने डिग्री से, और किसको हम क्या बोलते हैं। इस चित्र को आपको यही बनाना होगा परावर्तन में। तो ये क्या है बता दो, आपतित किरण, और इस ये क्या है बता दो, दर्पण। इससे टकरा कर ये लौट गया तो ये कौन सा किरण होगा, परावर्तित किरण। और जहां पास ये दोनों बिंदुएं हैं, यहाँ पास जहां पास यह दोनों बिंदुएं होती है, वहां पास खींचा जाता है अभिलंब। क्या खींचते हैं, ये है आपका अभिलंब। ये क्या खींचेंगे बता दो, अभिलंब। और इसी अभिलंब पर दो कोण बना, जिसको बोलेंगे आपतन कोण। आपतित किरण पर बनेगा तो कौन सा कोण, आपतन कोण। और परावर्तित किरण पर बनेगा तो परावर्तन कोण। कौन सा कोण है, परावर्तन कोण। यहां तक समझ आ रहा है।
अब यहां से ये देखना ध्यान से कि इसमें आपको कुछ अध्ययन ये करना है कि आपतन कोण जो है, अगर इसको मैं पूरा नीचे तक मिला देता हूं, यहां तक अगर इसको मैं पूरा नीचे तक अगर मिला दूं तो इस ये बनेगा 90 अंश। कितना अंश बनेगा? 90 अंश। हाँ है ना? और इसको भी नीचे तक मिला दूंगा तो क्या बनेगा? 90 अंश। और इन दोनों को भी यदि देखूंगा तो इनका योग भी 90 अंश होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण का योग कितना होता है? 90 अंश। ये तीन चीज पता रहेगा सबको? हाँ है ना? जल्दी बताओ। तो यहां अपन देखें, आपतन कोण, आपतन कोण प्लस क्या करेंगे? परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ये दोनों का योग बराबर कितना होता है? 90 अंश। कितना होगा आपका? 90। और आपतन कोण और फिर मैं तल तक जाऊंगा, इनका योग भी क्या होगा? 90 अंश। परावर्तन कोण प्लस मैं तल तक जाऊंगा, इसका भी योग कितना होगा? 90 अंश। तो इस चीज को आपको समझना है जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाया जाता है। आया बात समझ में कि नहीं? जल्दी बताओ। बना लोगे चित्र को? चित्र सबका क्लियर है? चलो अब देखो कुछ क्वेश्चन जो परावर्तन से पूछा जाता है। समझ देखना सामने क्या लिखा है। एक किरण समतल दर्पण के तल से 50 अंश का कोण बनाता है। कितना अंश का कोण बनाता है? 50 अंश का। समतल दर्पण के तल से कितने अंश का? 50 अंश का कोण बनाता है। तो उसका परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। कौन सा कोण ज्ञात करना है? परावर्तन। देखो चित्र में ही समझना ध्यान से क्या बोल रहा है। ये आपतन कोण हुआ, ये कौन सा हुआ? परावर्तन कोण। और ये क्या हो गया बता दो? अभिलंब। इस प्रकार से क्या हो गया बता दो? अभिलंब। यहां पास का मान मेरे को दे दिया बोल रहा है ना? यहां पास का जो मान दिया है, कितना दिया है? 50। समतल दर्पण के तल से बोलेगा तो इसी को हम लेके चलेंगे। कितना लेंगे बता दो? 50। है ना? अब ये जब 50 है तो ये कितना होगा? 40। ये बस समझ आ रहा है? और इन दोनों का योग खुद कितना होता है? एक मिनट रुको, मैं थोड़ा गलत बता दिया हूँ। मेरे को बराबर होता है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पास थोड़ा सुधारना पड़ेगा ना। यहाँ पास हम लोग थोड़ा गलत समझ चुके हैं। दोनों कोण क्या होता है? बराबर ना। आपतन कोण यहाँ पास, ये वाला कौन सा कोण होगा? आपतन कोण। और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है? बराबर। ये थोड़ा गलती हो गया है यहाँ से। आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। इसको याद करेंगे, इससे पहले वाला थोड़ा मिस्टेक हो चुका है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है? बराबर। और तल से देखेंगे, तल से देखेंगे तो 90 मिलेगा। सॉरी, टोटल तल से देखेंगे तो कितना मिलेगा? 90। और यहां भी क्या मिलेगा? 90। तो एक तरफ का मान आ गया, दूसरे का भी मान आ जाएगा हमारा। ठीक है ना? तो ये चीज को ध्यान रखना। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। इसको ध्यान रखना, शुरू में गलती हो गया है ना। चलो अब देखते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाएगा। चलो देखो सामने, एक किरण समतल दर्पण के तल से 50 अंश का कोण बनाता है। तो ये यहां पर देख लेंगे। चलो यहां पास कितने अंश का कोण बन रहा है? 50। तो यहाँ कितना बनेगा? 40। और ये जब 40 तो भी कितना होगा? 40। तो हमें पूछा क्या था? परावर्तन कोण। क्या पूछा था? तो परावर्तन कोण का मान कितना मिल जाएगा? 40। इसका आंसर आ गया। कितना आ गया आपका? 40। तो यहाँ जो गलती हो गया था, सुधार लोगे सब लोग कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना क्या होता है? सदैव बराबर होता है। लेकिन तल से देखेंगे एक तरफ तो 90 और दूसरे तरफ भी 90। ये सही है। आए कि नहीं समझ में? कर लोगे? चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक किरण समतल दर्पण के तल से 35 अंश का कोण बनाता है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कितने अंश का कोण बनेगा पूछ रहा है। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। सिचुएशन इसमें दिया कि ये हम बना लेंगे, चित्र से ही बनाना इसको, सूत्र सूत्र नहीं रखेंगे अपन, चित्र से ही बना लेना, आसानी से बन जाएगी। गलत बन गया ठीक। चलो यहां पर देख लो, ये कौन सा कोण है बताओ? आपतन। और ये वाला परावर्तन। हमको क्या बोला? समतल दर्पण के तल से 35 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का कोण बनता है? तो आपतन तरफ मैं बना लेता हूं। ठीक है ना? कितने अंश का कोण बना है? यहां बना है 35 अंश का। तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? 55।
जब ये 55 है तो बगल वाला भी 55, और हमको केवल इनका मान पूछा था, आपतन कोण और परावर्तन कोण का योग। समझ आ रहा है? तो 155 और 55 कितना होगा? 110। इसका राइट आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ। अब चाहे 35 को मैं इधर भी लूंगा तब भी मतलब तो वही पड़ेगा। तल से लेना था, बस कहां से लेना था? तल से। तो तल से देखा तो कितना मिला? 35। अब ये 35 है तो ये क्या होगा? 55। और अभी अभी सीखे कि दोनों चीज आपस में बराबर होता है। आपतन कोण का मान किसके बराबर? परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 110। आए कि नहीं समझ में? कर लोगे? चलो, यहां तक था। दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल था जो हम समझे थे। ये चित्र जो था उसके आधार पर क्वेश्चन दे देता है। यहां तक कर लोगे सब लोग? आए ना? चलो, अब कुछ समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं हैं, उसको एक एक करके समझते जाते हैं। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है समतल दर्पण, जिसमें कौन सी घटना होगा? परावर्तन। गोली दर्पणों में भी होना है। गोली दर्पण भी देखेंगे, अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या होता है, जहां से क्वेश्चन बहुत अधिक आता है। और इसी सब क्वेश्चन जब आता है तो कंफ्यूजन हो जाते हो आप लोग। एकदम सरल चीज देखो क्या क्या बताया गया है। समतल दर्पण की विशेषता में पहला पॉइंट ये लिखा है, यदि दर्पण को एक ओर से घुमाया जाए तो उसका प्रतिबिंब 2a घूम जाता है। जैसे कि मान लो यहां पास, ये मान लो कोई इस प्रकार से दर्पण है ना? और इसके दर्पण जो है, इस दर्पण हम देखो प्रतिबिंब हमको दर्पण के अंदर दिखेगा। जैसे कि मान लो यहां पास कोई आदमी ऐसे खड़ा है, ठीक है? तो ये अब ये दर्पण को देख रहा है, तो दर्पण जो होगा, दर्पण के भीतर उसका प्रतिबिंब दिखेगा। तो ये जितना होगा इसको अपन को वैसे ही यहाँ पास दिख जाएगा, यहाँ पास। समझ आ पा रहे हैं? लेकिन अभी तो स्थिर अवस्था में है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो कि दर्पण को मैं थोड़ा सा घुमा देता हूँ, दर्पण को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। जैसे मान लो कि यहाँ पास मैं दर्पण को थोड़ा इस प्रकार से कर दिया, थोड़ा सा घुमा दिया। हाँ तो मान लो कि यहाँ पास अगर 10 अंश से मैं उसको झुका दूंगा, कितना झुक से? 10। तो ये आदमी ऊपर खिसक जाएगा 20 अंश में। कितना अंश में खिसक जाएगा? 20 अंश। 20 डिग्री यहां होगा तो यहां कितना होगा आपका? 10 डिग्री। समझ आ पा रहा है? तो वही चीज यहां बताया गया है। अगर दर्पण को एक कोण से घुमाता हूं, एक को मैं 10 मान लेता हूं, तो प्रतिबिंब अंदर में जो प्रतिबिंब दिख रहा है वो 20 अंश के कोण से घूम जाएगा। 20 डिग्री उसका चेंज होगा। कितना डिग्री चेंज होगा? 20। तो ये समतल दर्पण का क्वालिटी होता है ऐसा। समझ आ पा रहा है कि दर्पण को मैं कितना डिग्री से घुमाऊंगा? 10, तो वो कितना होगा? 20। इसको 20 घुमाऊंगा तो वो 40। जस्ट क्या होगा? डबल। अंदर का जो प्रतिबिंब होता है वो डबल हो जाता है। यहां तक समझ आ रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ। क्लियर है सबका? चलो, दूसरा चीज देखो यहां क्या बताया गया। यदि किसी वस्तु को, यदि किसी वस्तु की चाल v हो तो दर्पण के अंदर प्रतिबिंब की चाल 2v हो जाता है। देखो ध्यान से, इसका मतलब ये है, यहां पास मान लो कि कौन सा दर्पण है बता दो? ये समतल दर्पण। पीछे में किसका लेपन? सिल्वर ब्रोमाइड, केवल सिल्वर। इतना महंगा है दर्पण, सिल्वर लगाओ। चलो, यहां पास अब देखो कोई आदमी है इस प्रकार से, क्या हो गया? वो अवतल उत्तल में देखेंगे, बाएं दाएं बाएं, ठीक है ना? इसमें तो कहीं भी रख लो। चलो देखो ध्यान से, तो इसका प्रतिबिंब अंदर दर्पण के अंदर दिख रहा है। अब मान लो कि ये दर्पण की तरफ आगे गति कर रहा है, दर्पण की तरफ जा रहा है मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से ऐसा। तो वो दर्पण को देखते देखते आएगा तो झपा जाएगा। इसका मतलब क्या है देखो, क्योंकि उसमें उसका चाल डबल दिखेगा उसको। 5 है तो एकदम दिखेगा 10 का स्पीड। कितना का स्पीड? ऐसा लगेगा मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। दर्पण को देखते देखते जाओगे तो लगेगा जल्दी उसके अंदर, उस दर्पण के अंदर उसका स्पीड डबल हो जाता है। कौन से दर्पण में? समतल में। अगर यहाँ कितना की स्पीड? 5, तो अंदर में 10। क्योंकि इसका नियम क्या है समझ गया, कि अगर किसी वस्तु की चाल v है, वस्तु का चाल v मतलब आदमी 5 की स्पीड से जा रहा है, तो दर्पण के अंदर हम जो प्रतिबिंब देख रहे हैं उसका स्पीड आपको क्या अनुभव होगा? 10 का अनुभव होगा। कितने का आपका? 10। ये बात समझ आ रहा है? आया ना? जल्दी बताओ। कर लोग, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जल्दी बता दो। ठीक, आगे बढ़े। पहला सबका क्लियर है? फर्स्ट में क्या बताया गया? अगर दर्पण को मैं 8 डिग्री से घुमाता हूं
तो प्रतिबिंब कितना डिग्री से घूम जाता है? 2a। क्या आपका? 2a। अगर आदमी v चाल से चलता है तो दर्पण के अंदर उसको कितना दिखेगा? 2v। क्या दिखेगा? 5 का है तो 10, 10 का है तो 20, उतना जस्ट डबल स्पीड उसको दिखता है, 2 गुना। आया समझ में? आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट हमारा तीसरा जानकारी ये है दर्पण के बारे में। यदि कोई वस्तु x मीटर की दूरी पर है, समतल दर्पण के सामने यदि x मीटर की दूरी पर है, तो प्रतिबिंब भी उसको x मीटर की दूरी पर दिखेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। देखो ध्यान से, अगर मान लो ये हमारा कौन सा दर्पण है, जल्दी बताओ? समतल दर्पण। ये कोई व्यक्ति है और ये अपना प्रतिबिंब दर्पण के अंदर देख रहा है। अगर ये 10 मीटर में के दूर में खड़ा है तो इसको भी दर्पण के अंदर भी वो कितना मीटर ही दिखेगा? 10 मीटर। इसमें कोई प्रभावित नहीं होता। आया बात समझ में? तो आप दर्पण के बाहर जितना दूरी पर होते हो उतना ही दूरी अंदर दिखेगा, लेकिन जब चलना चालू करोगे तो स्पीड ज्यादा दिखेगा, फिर खड़े हो जाओगे तो उतना उतना दूर दिखोगे। आया बात समझ में? तो दूरी में कोई प्रभाव होता है क्या? नहीं। जितना दूर में खड़े होकर दर्पण को देखोगे उतना दूर ही उसमें अनुभव होगा। आया बात समझ में? तीसरा लाइन सबका क्लियर है कि नहीं? चलो पहला लाइन सबको बता दो। दर्पण a डिग्री से घूमेगा तो प्रतिबिंब 2a, v चाल से चलेंगे तो अंदर में 2v, x मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो अंदर में भी x मीटर ही दिखेगा, कोई इसमें प्रभाव होगा क्या? नहीं। क्लियर तीसरा लाइन सबका? है ना? चलो चौथा जो लाइन इस देखो क्या लिखा है। समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की जो लंबाई वस्तु की लंबाई से आधा होना चाहिए। अगर देखो ध्यान से, अगर मान लो कोई आदमी इस प्रकार से है, ज्यादा बन गया क्या? ठीक, छोड़ो छोड़ो 4-5 गुण हो गया था कि ये 2 उठो बस, ठीक है। और इसका हाइट मान लेते हैं कि इसका हाइट है, मान लो मीटर में ले लेता हूँ, 2 मीटर। कितना मीटर? 2-3, चल जो भी है मीटर में अंदाजा है भाई, ठीक है ना। अब इसको अपना प्रतिबिंब देखना है दर्पण में पूरा पूरा, तो कितना बड़ा दर्पण उसको खरीद के आना होगा कि मैं पूरा देख सकूं? कितना? 1.5 मीटर। कितना मीटर? तो यहाँ जो दर्पण को हम जो लाएंगे वो कम से कम कितना मीटर का होना चाहिए? 1.5 मीटर का होगा, तब इसका पूरा पूरा इसमें कवर कर पाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। आया बात समझ में? है ना? जस्ट जितना लंबाई है वस्तु का उसका आधा दर्पण यदि है तो पूर्ण प्रतिबिंब उसमें से देख पाओगे, पूर्ण प्रतिबिंब उसमें दिख जाता है। आया बात समझ में? तो देखो वही लिखा है, समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की जो लंबाई है, किसकी लंबाई बता दो? दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से आधी होनी चाहिए। दर्पण की जो लंबाई है वस्तु की लंबाई से क्या होनी चाहिए? अगर 3 मीटर है तो दर्पण कितना? 1.5 मीटर। अगर वस्तु 5 मीटर का है तो दर्पण 2.5 मीटर का होगा, तभी पूर्ण प्रतिबिंब उसका बनेगा उसमें। आया कि नहीं समझ में? तो ये समतल दर्पण की विशेषता याद रहेगा सबको? चलो बता दो एक बार जल्दी से। पहला विशेषता क्या था इसका? एक ओर से घुमाऊंगा तो 2a घूमेगा प्रतिबिंब। दूसरा बताओ, v चाल से चलूंगा तो 2v दिखेगा, x दूरी पर खड़ा हूं तो x दूरी दिखेगा, है ना। और पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो वस्तु की लंबाई से आधी लंबाई होना चाहिए, किसका? दर्पण का। यहां तक क्लियर है सबका? हाँ ना, जल्दी बताओ। चलो अब इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखो जो यहां दिया गया है, ध्यान देंगे सब लोग। अभी जो हमने विशेषता पढ़े उसी विशेषता को लेके, जितना भी देखो हम विशेषता देखें यहां से, इसी विशेषता को लेके आपको अब कुछ क्वेश्चन करना होगा। चलो क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। यदि कोई लड़का, इधर देखो, कोई लड़का जब चमका का ना, आपसे नहीं चमकेंगे क्या? चलो देखो इधर, यदि कोई लड़का 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दर्पण की ओर जा रहा है और 8 सेकंड के बाद उसे अपना प्रतिबिंब 20 मीटर की दूरी पर दिखा। अपना प्रतिबिंब कितना मीटर? 20 मीटर की दूरी पर दिखता है, तो बताएं कि उसका प्रारंभिक दूरी दर्पण से कितने मीटर पर थी, पूछ रहा है। देखो यहां पास आपका मान लो दर्पण बना लेते हैं, ठीक है ना। चलो ये देखो दर्पण, चलो और यहाँ पास मान लो कहीं से भी वो आ रहा होगा, उससे हमको पता नहीं है, ठीक है।
वो 4 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से आया और कहीं आके वो रुक चुका है यहां पास, ठीक है। और कितना सेकंड चला? 8 सेकंड। तो 4 की स्पीड से 8 सेकंड तक चलाऊंगा तो 8 चौक कितना? 32 मीटर वो आके रुका है। 32 मीटर वो आके रुका है और अपना प्रतिबिंब देख रहा है दर्पण में। कहाँ देख रहा है? दर्पण में। और उससे अपना प्रतिबिंब दिखा 20 मीटर की दूरी पर। कितना मीटर की दूरी पर? यहां पास उसका अपना फोटो दिख रहा है अंदर। कितना मीटर की दूरी पर? 20 मीटर की दूरी पर दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ प्रतिबिंब और इसके बीच में 20 मीटर की दूरी है। कितने मीटर की दूरी है? यहां से यहां तक कितना दूरी? 20 मीटर। तो एकदम अभी अभी हम नियम सीखे, दर्पण के अंदर जितना होगा दर्पण के बाहर भी उतना होगा। तो जब यहां से यहां तक टोटल 20 है तो बंटवारा कर दो। यहां से यहां तक 10 ले और यहां से यहां तक 10 ले सकता हूं मैं, क्योंकि दर्पण के अंदर प्रतिबिंब की दूरी और जहां पास वो खड़ा है उसकी दूरी सदैव क्या होता है? बराबर। तो ये 10 मीटर, तो ये भी कितना मीटर? 10। यहां तक समझ आया कि नहीं? बस बताओ। यहां से लेके यहां तक बस बोल रहा है, दर्पण के अंदर प्रतिबिंब की दूरी नहीं बोला। जहां पास वो खड़ा था वहां पास से प्रतिबिंब 20 मीटर में है। दर्पण 10 मीटर होगा और अंदर प्रतिबिंब 10 मीटर होगा। ये बस समझ आ गया? हाँ है ना? तो अब यहां पास से वो निकला था और यहां पास दर्पण है। तो अब देखो टोटल काउंट करो सब लोग। 10 मीटर ये हो गया और 32 मीटर ये हो गया। बताओ कितना? तो 42 मीटर इसका राइट आंसर आएगा। कितने मीटर आपका? दर्पण कितना दूर में रखे हैं? 42 मीटर की दूरी पर है। बात समझ आएगी नहीं? जल्दी बताओ। बिल्कुल आया है। समझ आया कि नहीं? जल्दी बताओ। बस इसमें मैं ये बदलाव कर दूंगा कि दर्पण के अंदर उसका प्रतिबिंब इतना मीटर है तो उसके बाहर उतना फिर डालना पड़ेगा। लेकिन यहां क्या बोल दिया? जहां पास से खड़ा था वहां पास से प्रतिबिंब 20 मीटर। तो बंटवारा करोगे। समझ आ पा रहा है? लेकिन क्वेश्चन में हम थोड़ा सा यदि बदलाव कर दें तो देखो क्या होता है। लगेगा सेम है करके। यहां तक समझ में आ गया है? आगे बढ़ू ना? चलो इसके आगे देखो क्वेश्चन किया इसमें, यदि कोई लड़का 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है और 5 सेकंड के बाद दर्पण के सामने खड़ा हो जाता है, उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर 30 मीटर में है। उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर कितना मीटर है? 30 मीटर। तो प्रारंभिक बिंदु बताना दर्पण से कितना दूरी पर था। दोनों क्वेश्चन अलग है, सेम नहीं है। कहां पास अलग है? देखो ध्यान से। यहां पास आपका क्या है? दर्पण। ये लो, ठीक है, ये दर्पण हो गया। अब ये दर्पण जहां पास है, अब नहीं पता जहां से भी वो निकला होगा। पहले वो चला और कहीं जाके वो रुक चुका है ना? कितना की स्पीड से निकला था? 10 की स्पीड से। कितना सेकंड चला? 5। तो कितना मीटर? 50 मीटर में वो आके है जहां से वो निकला था। फिर अपना प्रतिबिंब देख रहा है अंदर में, दर्पण के अंदर में प्रतिबिंब देख रहा है। अब यहां ये लिख दिया, ध्यान से देखना, उसका जो प्रतिबिंब है दर्पण के अंदर 30 मीटर में है। दर्पण के अंदर उसका प्रतिबिंब है 30 मीटर। यहां से यहां तक उसको 30 बस बोला है। ये बात समझे कि नहीं? जल्दी बताओ। दर्पण के अंदर उसका कितना है प्रतिबिंब? 30 मीटर। तो दर्पण के बाहर वो कितना दूर में खड़ा होगा? 30 मीटर में ही खड़ा होगा कि नहीं? ये बताओ पहले। जब दर्पण के अंदर 30 मीटर में प्रतिबिंब है तो दर्पण के बाहर भी 30 मीटर की दूरी पर है। आया बात समझ में? पहले क्या बोल दिया था? जहां पास खड़ा है वहां से प्रतिबिंब 20 मीटर था, तो 10 और 10 बंटवारा किया। लेकिन यहां क्या बोल दिया? दर्पण के अंदर 30 मीटर है तो दर्पण के बाहर भी कितना होगा? 30। अब जहां से निकला था वहां से हम यहां तक की दूरी बताएंगे। तो 30 मीटर ये हो गया और 50 मीटर चल के आया था। हाँ कि नहीं? टोटल कितना होगा? 80 मीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। कोई डाउट तो नहीं है? देख लो, समझ में आ पा रहा है? कर लोगे ना ऐसा क्वेश्चन? ठीक, मिटा दूं? चलो अगला क्वेश्चन ये देखा, यदि कोई दो समतल दर्पण को 90 अंश पर रख देते हैं। कितना अंश पर रख देते हैं? 90 अंश पर। और उसके बीच कोई वस्तु मैं ला देता हूं तो कितना ठो प्रतिबिंब बनेगा उन दोनों दर्पणों के बीच में? तो देखो ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। देखो ध्यान से, प्रतिबिंब इक्वल टू होता है 360 अपॉन थीटा। क्या होता है? जल्दी बता दो। प्रतिबिंब बराबर 360 बट्टे थीटा ये होगा। चलो ध्यान देंगे सब लोग। यहाँ 360 का 360, दोनों दर्पण को कितने डिग्री में जमा कर रखे हैं? 90 अंश पर। कितने अंश पर? 90।
तो 0 से क्या कटेगा 0, और 9 चौक क्या आएगा 36। तो 4 प्रतिबिंब बनेगा, ये आंसर नहीं है। ठीक नहीं, क्योंकि प्रतिबिंब की संख्या सदैव विषम में होता है। किस में होता है? विषम, ये याद रखना। प्रतिबिंब की संख्या सदैव किस में होती है? विषम में। तो अगर सम संख्या आ गया कुछ भी, तो उसमें सदैव एक घटाओगे। क्या घटाओगे? एक। तो इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा? 3। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 3। आया बात समझ में? अगर मान लो कि मैं भाग देता और विषम संख्या ही आ जाता तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारा आंसर विषम में ही बस आ सकता है, सम में नहीं आएगा कभी भी। प्रतिबिंब की संख्या पूछेगा तो सम में आएगा क्या? नहीं, सदैव किस में आएगा? विषम में। ये बात समझ पा रहे हो? हाँ कि नहीं? अगर भाग दिए ऐसा वैल्यूम पुट करके और विषम संख्या आ गया तो कुछ बदलाव करना है क्या? नहीं। सम आ गया तो एक घटा देना बस, और कुछ नहीं करेंगे। आया समझ में? चलो देखो इस क्वेश्चन को क्या बोला इसमें। यदि कोई दो समतल दर्पण 40 अंश पर टिके हुए हैं, कितने डिग्री में? 40 डिग्री में उसको रखा हूं, दो दर्पण को, और उसके बीच में वस्तु को ला लेता हूं, तब कितना ठो प्रतिबिंब उन दोनों के बीच में बन के रेडी होगा। ठीक है, चलो तो यहां पर देख लो ध्यान से, सूत्र क्या था बताओ? प्रतिबिंब बराबर क्या होता है? 360 अपॉन क्या होता है? थीटा। तो 360 का 360, थीटा का मान बता दो 40। तो 0 का 0 कटा, 4 नियम 36। तो यहां कितना आया? 9। 9 सम है कि विषम? तो कुछ बदलाव नहीं करेंगे, सीधा हम आंसर दे देंगे। आया बात समझ में? अगर सम संख्या आ जाता तो एक कम करते, लेकिन आया क्या? सम नहीं आ रहा। समझ लोगे यहां तक? आए ना? चलो, क्या एकदम फुल वार्तालाप हो रहे हैं? क्या बता रहे? मत सुनना उसका बात, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है इसमें। यदि कोई दो समतल दर्पण 360 अंश पर रखे हो, तो उनके बीच अगर वस्तु ला लेते हैं तो प्रतिबिंब की संख्या आपको बताना है। देखो 360 में रखने का मतलब ये होता है कि एक दर्पण जिसका फेस ऊपर तरफ हो जाएगा और दूसरा दर्पण जिसका फेस नीचे तरफ हो जाएगा। अब मैं इन दोनों दर्पण के बीच वस्तु अगर यहाँ ला कोई वस्तु को रखता हूं तो कुछ प्रतिबिंब बनेगा क्या? भाई परावर्तक तल तो इधर है, तो प्रतिबिंब बनेगा क्या? नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा। कहने का मतलब ये है। अब सूत्र मान मत रख देना 360 बट्टे 360 बराबर 1। नहीं, इसमें तो 360 वाले में ये अलग हो जाता है। समझ आ पा रहा है? 360 में विपरीत क्यों समझ पाए? नहीं, इसको समझना, इसका मतलब क्या है देखो। 360 का मतलब क्या होगा? जैसे कि ये एक दर्पण है ना? इसको मैं यहां पास अगर रख देता हूं तो कितना डिग्री में? जल्दी बताओ। 90 डिग्री। अगर उसी दर्पण को ऐसे रख दिया तो 180 में हो जाएगा, है ना? 180 में हो जाएगा ना। इसी दर्पण को मैं इधर रख दिया तो, और सबको जोड़ेंगे अपन ना, 200 कितना हो जाएगा? 225 नहीं होगा? 225 दो की 270 होगा। अरे भाई 90 90 जोड़ते जाओ ना, और कुछ नहीं करना है। देखो 90 हो गया, 180, फिर 90 जोड़ो। अभी कहा 360 आएगा, ठीक है? 270 होगा। अब इस दर्पण को इसको ऐसे ले जा लो, ये दर्पण ऐसे होगा कि नहीं? जल्दी बताओ। बस एक राउंड घुमा रहा हूं मैं, तब कितना डिग्री? 360 में घुमा दिए। अब वस्तु को यहां रखूंगा तो कुछ दिखेगा क्या? नहीं। तो वही चीज को बता रहे हैं यहाँ। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ। ठीक, एक क्वेश्चन इसका और आता है 0 अंश वाला, बस बाकी पूरा हो गया। यदि दो समतल दर्पण 0 अंश पर रखे, कितने अंश पर? 0 अंश, और उनके बीच वस्तु ला दिया जाए, तो वस्तु की प्रतिबिंब की संख्या क्या होती है? अनंत। क्या होता है? अनंत होता है, सीधा याद रख लो। आया बात समझ में? और अनंत कैसे होता है उसको देखो अब ध्यान से इधर। इसमें हम फॉर्मूले में मान पुट कर सकते हैं। जल्दी बताओ। प्रतिबिंब इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 अपॉन थीटा। 360 का 360, थीटा का मान कितना दे? 0। और किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हो तो उसका मान सदैव क्या होता है? अनंत। इसको आप त्रिकोणमिति जो पढ़ेंगे वो समझ सकते हैं। त्रिकोणमिति में जब वैल्यू देखते हैं जिसको हम किससे भाग देते हैं? 0 से, उसका मान क्या होता है? अनंत। ये बात समझ आए कि नहीं? और ऐसा सिचुएशन देखो हमको कहाँ मिलेगा? एकदम सिंपल इसका ये होगा। 0 अंश में रखने का मतलब ये है कि इनको
उनको आपस में टिकाना ही नहीं है। देखो, एक दर्पण को ऐसे रख दो, ये हो गया, और एक दर्पण को ऐसे डाल दो, इसको मैं सटा के रखा हूं क्या? नहीं। और इसके बीच ला दो वस्तु, तो जितना दूर तक देखोगे उतना प्रतिबिंब आपको दिखेगा। नहीं, चले जाना कोई भी सेलून दुकान में हाँ, क्या लगे रहते हैं? भूल भुलैया में ऐसी लगता है क्या? अनेकों प्रतिबिंब दिखता है ना उसमें, समझ आ पा रहा है? वो देखते जाओगे, मैं कहाँ तक हूं, मैं अंत अनंत तक हूं, ऐसा लगेगा उसमें, समझ आ पा रहा है? तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री। क्या बोलते हैं? जब दोनों के परावर्तक तल को आमने सामने रख दिया तो 0 डिग्री, और उल्टा करके रख दिया 360 डिग्री। उल्टा करके रख दूंगा तो ये और ये दोनों अगर उल्ट एक तरफ है तो 360, और परावर्तक तल एक तरफ है तो कितना होगा? 0 अंश। यहां तक क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। तो प्रतिबिंब निकालने का फॉर्मूला क्या था? 360/थीटा। क्या था बताओ? 360/थीटा। वो तो आसानी से निकल जाएगा। क्या प्रतिबिंब का मान सम संख्या में हो सकता है क्या? नहीं, सदैव क्या होगा? विषम में। सदैव किस में होगा? विषम में। और सम में आ गया तो क्या कर दोगे? एक घटा देंगे। 360 अंश का मान कितना होगा? अनंत। और 0 अंश का मान, नहीं सॉरी, 360 अंश का मान में कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, शून्य प्रतिबिंब बनेगा एकदम। समझ आ पा रहा है? और शून्य अंश में कितना प्रतिबिंब? अनंत। जितना देखोगे उतना दिखते जाएगा। आए कि नहीं समझ में? तो ये हमारा हो गया समतल दर्पण के बारे में पूरा जानकारी। कल हम कहां से आगे पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण। क्या पढ़ेंगे? तो समतल दर्पण सबको क्लियर है? नहीं क्लियर है तो आज देख लेना जाके तो क्लियर हो जाएगा। ओ, आज जाग देखोगे आप, ठीक? कौन सा दर्पण? समतल। कैसे बेग उठा लिया? कहाँ छुट्टी बोला हूं मैं अभी, ठीक? कल देखेंगे कौन सा दर्पण? गोली दर्पण। यहां तक लिख लोगे? चलो ठीक है, फिर कल देखते हैं।